हेलो फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम NTA नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। और सेकंड पेपर है हमारा हिंदी साहित्य। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक है, हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारी क्लास 4th है। इससे पहले मैंने 3 क्लास अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट JRF, HPSC, RPSC, PGT, TGT, HTET, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हमारी 4th क्लास। तो फ्रेंड्स, जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने काल विभाग करवाया था, और उससे पहले 2 क्लास थी उसमें मैंने भूमिका, फिर काल विभाग। अब हम करेंगे आदिकाल। आदिकाल यानी वीर गाथा काल। तो फ्रेंड्स, जो ये आदिकाल है, शुक्ल जी ने उसको वीर गाथा काल नाम दिया है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है संवत 1050 से लेकर 1375 तक। तो फ्रेंड्स, जो ये आदिकाल है इसमें 4 प्रकरण दिए गए हैं। प्रकरण 1 सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य और प्रकरण 4 फुटकल रचनाएं। तो ये जो प्रकरण हैं ये भी हमें याद रखने हैं। कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि प्रकरण 1 में क्या दिया गया है, प्रकरण 2 में क्या दिया गया, प्रकरण 3 में क्या दिया गया और प्रकरण 4 में क्या दिया गया है। तो ये सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रकरण 1 में क्या है और 2 में क्या है, 3 में क्या है और 4 में क्या है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो आज हम करेंगे प्रकरण 1, जो हमारा सामान्य परिचय है। तो आइए देखते हैं प्रकरण 1 में क्या दिया गया है। प्रकरण 1 है हमारा सामान्य परिचय। देखते हैं, आइए। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कोटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कोटेशन देकर एग्जामिनर पूछता है कि ये कथन किसका है, तो ये कथन शुक्ल जी का है। तो प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। आगे देखते हैं। उस समय गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों ही कोटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये आपको ये नोट्स बनाने हैं और ये नोट्स आपको समझने हैं और याद रखने हैं कि ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी के हैं। मैंने इसमें जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है उनको ही लिया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टेटमेंट, एक कोटेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुक्ल जी क्या कर रहे हैं, उस समय गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। आगे देखते हैं। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बोधों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो शुक्ल जी कह रहे हैं जो अपभ्रंश है, शुक्ल जी ने, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि शुक्ल जी ने अपभ्रंश को क्या कहा है। तो अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बोधों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। तो फ्रेंड्स, जो ये शुक्ल जी हैं ये सिद्धों और बौद्धों को खारिज करते हैं, क्योंकि ये इनकी जो धार्मिक रचनाएं हैं ये उनको नहीं मानते। आगे देखते हैं। मुंज और भोज के समय संवत
ये बिंदी आएगी। 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। तो ये मुंज और भोज ये राजा हैं। तो मुंज और भोज के समय के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो अपभ्रंश है उसको शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी भी कहा है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। एक तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं उन्होंने हिंदी को पुरानी हिंदी कहा है और शुक्ल जी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। तो ये जो दोनों कोटेशन है पुरानी हिंदी वाली, ये हमें याद रखना है कि ये दोनों ने यह बात कही है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल वीर गाथा काल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हम्मीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। तो शुक्ल जी ने आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा है और इसका संवत 1050 से लेकर 1375 तक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है और संवत 770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य नामक किसी बंदीजन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। शिव सिंह सरोज में ये लिखा गया है पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस काल का जो आरंभ है वो कई पीछे तक मानते हैं, परंतु सन संवत 770 में भोज के पहले कोई पूर्व पुरुष राजा मान के सभासद पुष्य या पुण्य जो हम पढ़ते हैं नामक किसी बंदीजन के दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताते हैं और ये कहते हैं ये शिव सिंह सरोज में है पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है। जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है तब हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकर दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रय दाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल कहा है। तो फ्रेंड्स, जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का प्रारंभ होता है तब से हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। तो जो राजाश्रित कवि हैं, जो राजा के आश्रय में रहते हैं, कवि और चारण एक जाति है। तो कवि और चारण जिस प्रकार से नीति श्रृंगार आदि के फुटकर या फुटकल दोहे राजसभाओं में अपने राजाओं के लिए सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रम पूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीर गाथा काल नाम दिया है। तो फ्रेंड्स, जो कवि और ये चारण थे वो राजाओं के लिए ही नीति श्रृंगार और फुटकर दोहे सुनाया करते थे। तो शुक्ल जी ने इसी प्रबंध परंपरा को रासों के नाम से नाम दिया है और इसे ही लक्ष्य करके आदिकाल का नाम वीर गाथा काल नाम दिया है। आगे देखते हैं। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि सारंगधर हम्मीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये जो दोहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शुक्ल जी ने अपनी बुक में इन्हें लिखा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए। वीर हम्मीर पाऊ भर मेणी कंपई दिगमग अण अंधार धुली सुर रह अच्छा ही
तो फ्रेंड्स ये जो दोहा है ये सारंगधर और हम्मीर के बारे में कहा गया है कि चलिए वीर हम्मीर पाँव भर मेणी कंपई। अब जब इसमें कह रहे हैं कि जब वीर हम्मीर चल रहे हैं तो उनके चलने से धरती भी काँप रही है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरी ओर खुसरो मियाँ दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहेलियाँ और मुकरियाँ कर रहे थे। तो फ्रेंड्स जो अमीर खुसरो जी हैं वो पहेलियाँ और मुकरियाँ कह रहे थे और खुसरो और शुक्ल जी ने इनको फुटकल में रखा है। तो देखते हैं इनका। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया। आगे देखते हैं। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और तो विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे हैं। इनका दोहा देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। बालचंद बिज्जा वही भाषा, दुहू नाही लगाई दुजन हासा। तो बालचंद बाल और बिज्जाहू से हमारा मीनिंग है विद्यापति। तो फ्रेंड्स इसका मीनिंग है ये दोनों ही बाल और विद्यापति ये दोनों ही हाथ नहीं लग सकते और ये दुर्जनों के ह्रास का कारण नहीं बन सकते। तो ये भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। और दूसरी ओर कबीरदास अपनी अटपटी वाणी इस बोली में सुना रहे थे। तो कबीरदास जी भी अपनी बोली में लिख रहे थे। तो देखते हैं उनका दोहा। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिया झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि पानी में आग लग गई है, अर्थात दूषित संस्कार और वासनाएं हैं वो भस्म हो गई हैं। उत्तर दक्षिण के पंडित जो सीमित ज्ञान वाले पंडित हैं अर्थात चारों ओर के शास्त्री विचार कर हार गए हैं कि उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स ये जो दोहे हैं ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये याद नहीं रखने पर हमें यह पता होना चाहिए ये किसके हैं। तो ये है कबीरदास जी का। आगे देखते हैं। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही। एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषाओं का व्यवहार किया। एक जो विद्यापति जी हैं इन्होंने दो प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देशी भाषा का। इन दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। तो इनका भी ये दोहा देख लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। देसिल बहना सब जन मीठा, तय तैसन जम्पवो अहट्टा। इसको देखते हैं। इसमें कह रहे हैं कि देशी भाषा अर्थात बोलचाल की भाषा सबको मीठी लगती है। इससे वैसा ही अपभ्रंश देशी भाषा मिला हुआ है। मैं कहता हूँ कि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को ही देश भाषा कहा है। तो ये कौन कह रहे हैं? शुक्ल जी कह रहे हैं कि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देशी भाषा कहा है। अतः हम इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार करेंगे। तो इस आदिकाल के प्रकरण में हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करके तब देशी भाषा की रचनाओं का वर्णन करेंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में प्रकरण 1 पढ़ा है जो हमारा सामान्य परिचय है। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो भी स्टूडेंट्स नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह
नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन नोट्स को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ये एग्ज़ाम टाइम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग शुक्ल जी की नेक्स्ट क्लास के साथ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जो भी स्टूडेंट हिंदी साहित्य से या हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको इन वीडियोज़ का लाभ मिले। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।